राजनीतिक संकट और विरोध प्रदर्शन। नेपाल में जेनरेशन जेन जेड के नेतृत्व में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। ये आंदोलन भ्रष्टाचार, राजनीतिक अस्थिरता और हाल ही में लगाए गए सोशल मीडिया प्रतिबंध के खिलाफ भड़के। प्रदर्शनकारियों ने संसद, राष्ट्रपति भवन और कई सरकारी इमारतों को आग के हवाले कर दिया, यहां तक कि काठमांडू हवाई अड्डे पर भी कब्जा कर लिया। पिछले दिनों में कम से कम 19-24 लोगों की मौत हो चुकी है और सैकड़ों लोग घायल हुए हैं। स्थिति बिगड़ने पर नेपाल की सेना को सड़कों पर उतारा गया, कर्फ्यू लगाया गया और राजधानी समेत कई शहरों में गश्त बढ़ाई गई। प्रधानमंत्री के.पी. शर्मा ओली ने इस्तीफा दे दिया, जिससे राजनीतिक अस्थिरता और बढ़ गई है। विरोध की वजह केवल सोशल मीडिया प्रतिबंध ही कारण नहीं है, बल्कि लंबे समय से चल रहे भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद और आर्थिक ठहराव ने जनता का गुस्सा भड़काया। प्रदर्शनकारी कह रहे हैं कि वे सेना से नहीं, बल्कि भ्रष्ट राजनीतिक व्यवस्था से लड़ रहे हैं। युवाओं का मानना है कि यह उनके लिए देश बदलने का अवसर है। पृष्ठभूमि और चुनौतियां। नेपाल में राजनीतिक अस्थिरता नई नहीं है। 2008 से अब तक वहां 14 अलग अलग सरकारें बन चुकी हैं और कोई भी अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाई। देश पहले से ही आर्थिक संकट, बेरोजगारी, पलायन, बिजली और बुनियादी ढांचे की समस्याओं से जूझ रहा है। हाल के बाढ़ और ग्लेशियर फटने जैसी प्राकृतिक आपदाओं ने स्थिति और आंदोलन को दिशा देने वाले प्रमुख समूह, युवा और जेन जेड कार्यकर्ता। आंदोलन की सबसे बड़ी ताकत वही युवा हैं, जिन्होंने सोशल मीडिया प्रतिबंध, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी के खिलाफ आवाज उठाई। वे खुद को दलनिरपेक्ष बताते हैं, यानी किसी राजनीतिक पार्टी से आधिकारिक रूप से जुड़े नहीं हैं। छात्र संगठन और पेशेवर लोग। विश्वविद्यालयों और कॉलेजों के छात्र, युवा पेशेवर, डॉक्टर, वकील और आईटी क्षेत्र से जुड़े लोग सक्रिय हैं। ये आंदोलन को लोकतांत्रिक सुधार और पारदर्शिता की ओर मोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। पूर्व न्यायाधीश और वरिष्ठ नागरिक समाज के नेता। पूर्व चीफ जस्टिस सुशीला कार्की का नाम सामने आया है इंटरिम नेतृत्व के लिए। उन्हें आंदोलनकारियों के एक बड़े वर्ग का समर्थन है, क्योंकि वे भ्रष्टाचार विरोधी छवि रखती हैं। सोशल मीडिया और डिजिटल नेटवर्किंग। भले ही सरकार ने शुरू में सोशल मीडिया पर बैन लगाया था, लेकिन यही प्लेटफॉर्म आंदोलन की असली ताकत बने। टेलीग्राम, वीपीएन और कुछ स्वतंत्र मीडिया चैनलों के जरिए युवा आंदोलन की योजना और दिशा तय कर रही है। सितंबर 2025 को नेपाल सरकार ने संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के नए नियमों के तहत पंजीकरण न कराने पर फेसबुक, एक्स, यूट्यूब, लिंक्डइन, रेडिट, सिग्नल और स्नैपचैट सहित 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को बंद करने का आदेश दिया। पंजीकरण की यह अनिवार्यता आंशिक रूप से राजस्व बढ़ाने के प्रयास में विदेशी ई-सेवा प्रदाताओं पर नए डिजिटल सेवा कर और सख्त मूल्य वर्धित कर नियमों को लागू करने के लिए प्रेरित की गई थी। हालांकि आलोचकों का आरोप है कि यह बंद सोशल मीडिया पर भाई भतीजावाद को उजागर करने वाले एक चलन के कारण हुआ, जिसमें प्रभावशाली राजनीतिक नेताओं के बच्चों और रिश्तेदारों को मिलने वाले अनुचित विशेषाधिकारों पर ध्यान केंद्रित किया गया था। विरोध प्रदर्शनों से पहले औसत नेपाली प्रति वर्ष $1,400 अमेरिकी कमाता था, जबकि देश के शासक अभिजात वर्ग के परिवार सोशल मीडिया पर अपनी संपत्ति का प्रदर्शन करते थे। इस नेपो किड चलन ने जनता में, विशेष रूप से जेनरेशन जेड के उपयोगकर्ताओं में काफी गुस्सा पैदा किया। नेपाल की जनसंख्या की औसत आयु 25 वर्ष है, जिसका अर्थ है कि जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा जेनरेशन जेड से है, जो वह आयु वर्ग है जो सोशल मीडिया का सबसे अधिक उपयोग करता है। इसके साथ ही देश के बड़े पैमाने पर ग्रामीण, उबड़-खाबड़ भूभाग और विदेशों में बड़े पैमाने पर प्रवास के कारण नेपाल दक्षिण एशिया में सबसे अधिक सोशल मीडिया उपयोग वाले देशों में से एक है, जहां प्रत्येक 2 लोगों के लिए लगभग एक अकाउंट है। कई लोग ऑनलाइन स्थानों पर काम करते हैं। सहभागी समूहों, विशेष रूप से हामी नेपाल, एक गैरसरकारी संगठन, ने जेनरेशन जेड के विरोध प्रदर्शनों में डिस्कॉर्ड सर्वर और इंस्टाग्राम चैनलों को केंद्रीय आयोजन उपकरण के रूप में इस्तेमाल किया। हामी नेपाल डिस्कॉर्ड समूह में कोई भी शामिल हो सकता था, जिससे यह ट्रोल्स या नेपाल में न रहने वाले लोगों के लिए असुरक्षित हो गया। कथित तौर पर डिस्कॉर्ड चैनलों में रणनीतिक चर्चाएं होती थीं, जैसे लोगों को हवाई अड्डे की ओर निर्देशित करना, आग लगाने वाले उपकरणों जैसे मोलोटोव कॉकटेल की खरीद या उपयोग का आयोजन करना, पुलिस थानों के खिलाफ कार्रवाई की योजना बनाना और एसिटिलीन गैस का उपयोग करके हवाई जहाज के टायरों को निष्क्रिय करने पर चर्चा करना। पुलिस की कार्रवाई में 19 लोगों की मौत के बाद कुछ डिस्कॉर्ड सर्वरों के आयोजकों ने सदस्यों से कक्षाओं में जाना बंद करने को कहा।
उन्होंने तब तक कॉलेजों और स्कूलों को अनिश्चितकाल के लिए बंद करने का आह्वान किया जब तक कि सरकार इन मौतों की जिम्मेदारी स्वीकार नहीं कर लेती। जैसे जैसे विरोध प्रदर्शन तीव्र होते गए, सरकारी अधिकारियों और मीडिया सूत्रों ने बताया कि कुछ ऑनलाइन मंचों पर अतिवादी बयानबाजी और हिंसक कार्रवाई के आह्वान सामने आए। डिस्कॉर्ड समूहों की रिपोर्टों में हिंसा की वकालत करने वाले संदेश शामिल हैं। प्रदर्शनकारियों को हथियार लाने के निर्देश, राजनेताओं के आवासों पर हमले, बुनियादी ढांचे के खिलाफ विनाशकारी कार्रवाई के प्रस्ताव और मौतों के बाद हिंसक प्रतिशोध के सुझाव। युवा सहभागी समूहों, विशेष रूप से हामी नेपाल, एक गैरसरकारी संगठन, ने जेनरेशन जेड के इस्तीफे के बाद सेना प्रमुखों ने हामी नेपाल से मुलाकात की और उनसे राष्ट्रीय चुनावों की देखरेख करने वाले अंतरिम नेता के लिए नाम सुझाने को कहा। 1 लाख से ज्यादा यूजर्स ने उनके डिस्कॉर्ड चैनल पर वर्चुअल रूप से चर्चा की। चर्चाओं और कई सर्वेक्षणों के बाद सदस्यों ने सुशीला कार्की के नाम पर सहमति जताई। चैनल के मॉडरेटर और हाल ही में हाई स्कूल से स्नातक हुए शाश्वत लामिछाने ने कहा कि ये चर्चाएं एक लघु चुनाव का अनुकरण करने के लिए थीं। नेपाल की मौजूदा स्थिति में कई बड़ी दिल दहलाने वाली घटनाएं, दुर्घटनाएं, हिंसक घटनाएं हुई हैं। अब तक की प्रमुख घटनाएं इस प्रकार हैं। नेपाल में हाल की दिल दहलाने वाली घटनाएं। संसद भवन और राष्ट्रपति भवन में आगजनी, प्रदर्शनकारियों ने गुस्से में इन इमारतों पर हमला कर दिया। काठमांडू एयरपोर्ट पर कब्जा, कई घंटों तक हवाई अड्डा प्रदर्शनकारियों के नियंत्रण में रहा, जिससे उड़ानें रद्द हो गईं। सरकारी दफ्तरों और होटलों को जलाना, कई जगह सरकारी भवन और निजी होटल आग की चपेट में आए। मौतें और घायल, अब तक कम से कम 19-24 लोग मारे गए और सैकड़ों घायल हुए हैं। कर्फ्यू और सेना की तैनाती, हालात बेकाबू होने पर सरकार को सेना बुलानी पड़ी। प्रधानमंत्री का इस्तीफा, भारी दबाव और हिंसा के बीच प्रधानमंत्री के.पी. शर्मा ओली ने इस्तीफा दिया। विदेशी नागरिक फंसे, खासकर भारतीय पर्यटक और यात्री होटल और एयरपोर्ट पर फंस गए, कई को जान का खतरा भी झेलना पड़ा। नेपाल के मौजूदा आंदोलन में मीडिया हाउस भी निशाने पर आए हैं। कई प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि स्थानीय मीडिया सरकार का पक्ष ले रहा है और भ्रष्टाचार को छिपा रहा है। इसी गुस्से में राजधानी काठमांडू और कुछ अन्य शहरों में अखबार दफ्तरों और टीवी चैनलों के दफ्तरों पर हमला हुआ। रिपोर्ट के अनुसार कुछ मीडिया हाउसों में आगजनी और तोड़फोड़ की गई। कई पत्रकारों को धमकियां भी मिलीं और कुछ को चोटें आईं। इससे नेपाल में मीडिया की स्वतंत्रता पर भी संकट गहराया है, क्योंकि अब पत्रकार भी सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे। भारत पर असर, एक भारतीय नागरिक और पर्यटक प्रभावित। काठमांडू और पोखरा में कई भारतीय फंस गए। उड़ानें रद्द और होटल जले, लोगों की सुरक्षा को खतरा। भारत सरकार ने एडवाइजरी जारी की और नागरिकों को यात्रा टालने को कहा। 2. सीमा सुरक्षा और व्यापार पर असर। भारत नेपाल सीमा पर आवाजाही सख्त हुई। रोजाना का छोटा व्यापार, सब्जी, दवाई, सामान और ट्रक परिवहन प्रभावित हुआ। 3. राजनीतिक और कूटनीतिक चुनौती। भारत को नेपाल की स्थिरता में दिलचस्पी है क्योंकि यह उसका नजदीकी पड़ोसी है। अगर अशांति बढ़ती है तो चीन जैसे देशों का प्रभाव बढ़ सकता है, जो भारत के लिए रणनीतिक चिंता है। 4. राज्यों पर सीधा असर। उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड और सिक्किम जैसे सीमावर्ती राज्य प्रभावित होते हैं क्योंकि बड़ी संख्या में लोग रोजाना नेपाल आते जाते हैं। आंध्र प्रदेश और अन्य राज्यों को अपने नागरिकों को निकालने के लिए आपातकालीन केंद्र खोलने पड़े। 5. आर्थिक असर। पर्यटन और ट्रांसपोर्ट रुकने से भारतीय व्यवसायी और निवेशक प्रभावित हुए। नेपाल से आयात निर्यात जैसे दवाइयां, पेट्रोलियम उत्पाद, बिजली प्रोजेक्ट्स पर असर पड़ सकता है। कुल मिलाकर नेपाल का संकट भारत के लिए मानवीय, फंसे नागरिक, आर्थिक, व्यापार और पर्यटन और रणनीतिक, चीन का प्रभाव, तीनों स्तरों पर चुनौती है।